आप एक जीनियस बेकर हो, मतलब टाउन में आपसे अच्छी ब्रेड कोई नहीं बनाता, लेकिन आपको एक नया पेयर ऑफ शूज चाहिए। अच्छा। अब आपको एक ऐसे शू मेकर को ढूंढना पड़ेगा जो ना सिर्फ अपने शूज ट्रेड करने को तैयार हो, बल्कि उससे एग्जैक्टली आपकी वाली ब्रेड खाने का मन हो अभी के अभी। साउंड्स एग्जॉस्टिंग है ना? बिल्कुल, दैट्स अ वर्ल्ड विदाउट मनी। इंटरेस्टिंग ना? ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को क्रैक करने के लिए और रूम में सबसे स्मार्ट पर्सन बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और लाइक बटन को स्मैश कर दो। चलो शुरू करते हैं ये कमाल की जर्नी। बिल्कुल। आज हमारा मिशन है मनी एंड बैंकिंग के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को सुपर सिंपल बनाना। हम डिस्कस करेंगे कि मनी क्या है, ये काम कैसे करता है, बैंक्स लिटरली आउट ऑफ थिन एयर पैसा कैसे बनाते हैं, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना? और फिर इन सब का बिग बॉस आरबीआई इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, सो हियर्स द लर्निंग मैप फॉर टुडे। एकदम क्लियर रोड है। पहले हम समझेंगे कि मनी की जरूरत ही क्यों पड़ी थी, द ओजी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स। फिर विल जंप इनटू द 3 मेन फंक्शंस ऑफ मनी। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। उसके बाद विल एक्सप्लोर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। लोग पैसा क्यों चाहते हैं और ये पैसा आता कहां से है। नेक्स्ट आएगा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम। यहां आएगा मनी मल्टीप्लायर का मैजिक। उफ, आई एम वेटिंग फॉर दैट वन। फिर हम देखेंगे आरबीआई के सीक्रेट वेपन्स, द पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। उसके बाद एक स्पेशल डीप डाइव ऑन द मोटिव्स फॉर द डिमांड फॉर मनी, द ट्रांजैक्शन मोटिव एंड द स्पेक्युलेटिव मोटिव। राइट। फिर वी विल क्लासिफाई मनी, ये M1, M2, M3, M4 क्या होता है। और फाइनली हम बात करेंगे एक बहुत ही रीसेंट और इंपॉर्टेंट इवेंट की, डीमोनेटाइजेशन। तो सीट बेल्ट बांध लो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक राइड। चलो स्टार्ट करते हैं। मनी एंड द बार्टर सिस्टम। ब्रॉड माइक्रो थीम। मनी एंड बैंकिंग को आसानी से समझना। मनी का जन्म और बार्टर सिस्टम की परेशानियां। बी शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। बेसिकली मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक ऐसी चीज जिसे हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक्सेप्ट करने को तैयार हो। इसके बिना हमें बार्टर एक्सचेंज करना पड़ता, यानी सामान के बदले सामान, गुड्स फॉर गुड्स। सी रियल लाइफ एग्जाम्पल और माइक्रो स्टोरी। इमेजिन एक ऐप डेवलपर है जिसे ग्रोसरीज चाहिए। अब उसे एक ऐसा ग्रोसर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ना सिर्फ वो ग्रोसरीज हो जो उसे चाहिए, बल्कि उस ग्रोसर को बदले में एक नया ऐप भी डेवलप करवाना हो। एग्जैक्टली। द चांसेस आर व्हाट? ऑलमोस्ट जीरो, राइट? इसी प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ सर्च कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डी कंटेंट डिस्कशन। चलो इसको आराम से डिस्कस करते हैं। सोचो एक ऐसी इकोनॉमी जहां सिर्फ एक ही इंसान है, कोई एक्सचेंज नहीं तो कोई मनी नहीं, या एक आइसोलेटेड फैमिली, नो नीड फॉर मनी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल स्पेशलाइज करना शुरू करते हैं, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई शूज बना रहा है और मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, तभी मनी बिकम्स द हीरो ऑफ द स्टोरी। बैकग्राउंड वाइड मैटर्स। तो बार्टर सिस्टम एक आधे अधूरे जरूरतों का सिस्टम था। ये शायद बहुत छोटी प्रिमिटिव सोसाइटीज में काम करता होगा जहां जरूरतें लिमिटेड थी। सही बात है। पर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सली सबको एक्सेप्टेबल हो। दिस इज द फंडामेंटल रीजन मनी का अस्तित्व में आने का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द नंबर वन विलन ऑफ बार्टर एक्सचेंज इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी जो आप बेचना चाहते हो सामने वाले को वही खरीदना हो, और जो आप खरीदना चाहते हो वही सामने वाले के पास एक्स्ट्रा हो उसी टाइम पे। ये एक इम्प्रॉबेबल कोइंसिडेंस है, ऑलमोस्ट लॉटरी जैसा। इससे सर्च कॉस्ट मतलब ढूंढने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। तो इन ट्रांजैक्शंस को स्मूथन करने के लिए एक इंटरमीडिएट गुड की जरूरत पड़ती है, और वही गुड है मनी। आप अपनी चीज मनी के लिए बेचो और फिर उस मनी से अपनी जरूरत की चीज खरीद लो। सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मनी ने बड़े स्केल पर ट्रेड को पॉसिबल बनाया, जिससे इकोनॉमीज ग्रो हुई और स्पेशलाइजेशन प्रमोट हुआ। अब वो ऐप डेवलपर सिर्फ ग्रेट ऐप्स बनाने पर फोकस कर सकती है। उसे ये टेंशन नहीं है कि एक ऐसा ग्रोसर कहां से ढूंढूं जिसे ऐप की जरूरत हो। सो इन शॉर्ट, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस ने ही हमें मनी इन्वेंट करने पर मजबूर किया। मनी ने इकोनॉमिक एक्सचेंज को सिंपल, एफिशिएंट और स्केलेबल बनाया। चलो अब इस पे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। रेडी? या ब्रिंग इट ऑन। तो एक बात बताओ, एक कागज के टुकड़े जैसे 500 रुपए का नोट, उसकी वैल्यू आती कहां से है? व्हाट मेक्स इट मनी? ग्रेट क्वेश्चन। देखो इसकी वैल्यू आती है दो चीजों से। एक कॉमन एक्सेप्टेंस, मतलब मैं इसे इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे एक्सेप्ट करोगी और आगे हर कोई इसे एक्सेप्ट करेगा। इट्स अ नेटवर्क इफेक्ट। अच्छा, और दूसरी चीज? दूसरी चीज है लीगल प्रॉमिस। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई उसे लीगल टेंडर डिक्लेयर करते हैं। उस पे गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो इट्स अ सिस्टम बिल्ट ऑन ट्रस्ट एंड अ लीगल बैकिंग। ओके, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के अलावा बाटा में और क्या बड़ी प्रॉब्लम आती है? एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अ लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करोगे? एक ऐप के बदले कितने किलो चावल? सही बात है। और सोचो अगर आपको सिर्फ आधा ऐप ट्रेड करना हो या 1/4 गाय ट्रेड करनी हो,
बहुत सारी चीजें डिविजिबल नहीं होती, मनी इज डिविजिबल। मनी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। वाओ, तो कैन वी से कि मनी ने सर्च कॉस्ट को बेसिकली एलिमिनेट कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इसने इसे ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया है। अब आपको एक स्पेसिफिक इंसान को सर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ एक मार्केट सर्च करना है। मनी ट्रांजैक्शंस को इंस्टेंट बना देता है और ट्रेडिंग पार्टनर की सर्च को ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन सोचो, एक बहुत छोटा सा गांव है, वहां सब एक दूसरे को जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्या वहां बार्टर अभी भी चल सकता है? हाँ बिल्कुल, छोटी क्लोज-नेट कम्युनिटीज में एक इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ क्रेडिट या बार्टर चल सकता है। फॉर एग्जांपल, किसान कॉबलर को सब्जी दे देता है और कॉबलर कहता है कि मैं अगले महीने शूज दे दूंगा। अच्छा, क्रेडिट सिस्टम। यस, बट जैसे ही इकोनॉमी बड़ी होती है और आप अनजानों से ट्रेड करना शुरू करते हो, ये सिस्टम टूट जाता है। तब आपको मनी चाहिए। फाइनल क्वेश्चन, मनी ने ट्रेड को लोकल से ग्लोबल बनाने में कैसे हेल्प की? बाय क्रिएटिंग अ यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सोचो, इंडिया का एक एक्सपोर्टर यूएस में अपना सामान डॉलर्स के लिए बेच सकता है और फिर उन डॉलर से जर्मनी से मशीन खरीद सकता है। एग्जैक्टली ये सब पॉसिबल है क्योंकि मनी एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, इवन अक्रॉस बॉर्डर्स। डिफरेंट करेंसीज हैं बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम। प्रैक्टिस क्यू, चलो मेरे साथ बोलो। बार्टर सिस्टम फेल्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग। फॉर्मुलरी रिकैप। In short, money is the solution to the biggest problem of the barter system, which is the double coincidence of wants. ये याद रखना। क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, ब्रॉड माइक्रो थीम। मनी एंड बैंकिंग को आसानी से समझना। मनी के सुपर पावर्स, the three main functions. B. Short definition explanation. मनी सिर्फ खरीदने बेचने के काम नहीं आता, इसके 3 मेन फंक्शंस है: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। चलो इनको अनपैक करते हैं। सी. रियल लाइफ एग्जाम्पल और माइक्रो स्टोरी। इमेजिन आप एक कैफे में हो। सी. रियल लाइफ एग्जाम्पल और माइक्रो स्टोरी। आपने 150 रुपए देकर एक कॉफी ली। ये है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल। मेन्यू पर लिखा है कैपुचिनो 150 रुपए। यहाँ रुपए एक यूनिट ऑफ अकाउंट है जो कॉफी की वैल्यू को मेजर कर रहा है। राइट। और आपने अपने वॉलेट में एक 500 रुपए का नोट रखा है कल कुछ और खरीदने के लिए। ये है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। गॉट इट। तीनों फंक्शंस एक ही ट्रांजैक्शन में दिख गए। डी. कंटेंट डिस्कशन। तो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना मनी का प्राइमरी रोल है, बिल्कुल, लेकिन ये अकेला रोल नहीं है। एक मॉडर्न इकोनॉमी में मनी मल्टीपल हैट्स पहनता है और हर हैट इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शन करने के लिए क्रूशियल है। कोर लॉजिक फंक्शन 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसने बार्टर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत ही खत्म कर दी। हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है, विच लुब्रिकेट्स द व्हील्स ऑफ कॉमर्स। कोर लॉजिक फंक्शन 2, यूनिट ऑफ अकाउंट, सारी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मॉनेटरी यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाती है, जैसे रुपीस या डॉलर्स। एग्जाम्पल, ये लैपटॉप 80,000 रुपीस का है। इससे रिलेटिव प्राइसेस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, अगर एक पेन 10 रुपए का है और एक नोटबुक 50 रुपए की, तो आपको इंस्टेंटली पता है कि एक नोटबुक 5 पेन के बराबर है। इससे हमें मनी की वैल्यू भी पता चलती है। 1 रुपया 0.1 पेन्स के बराबर है। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है, परचेजिंग पावर। यस, अगर सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन होता है, तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है। अब 1 रुपये से आप पहले से कम चीजें खरीद सकते हो। इसे कहते हैं डिटोरिएशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कोर लॉजिक फंक्शन 3, स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में वेल्थ स्टोर करना कितना मुश्किल था। आप चावल स्टोर करोगे तो वो खराब हो जाएगा, जगह लेगा, राइट? मनी नॉन पेरिशेबल है और उसकी स्टोरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 है। आप अपनी वेल्थ को मनी के फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसमें कैच है। क्या? इस फंक्शन के अच्छे से काम करने के लिए मनी की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। अगर प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी हाई इन्फ्लेशन है, तो आपके स्टोर किए हुए पैसे की परचेजिंग पावर रोज कम हो रही है। तो फिर इट्स नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। एग्जैक्टली। तब लोग दूसरे एसेट्स में वेल्थ स्टोर करना पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी या बॉन्ड्स। पर उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो मनी की तरह लिक्विड नहीं होते। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड कंक्लूजन। तो ये तीनों फंक्शंस हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बहुत सिंपल बना देते हैं। हम इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, पर इनके बिना हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और अब जैसे कैशलेस सोसाइटी आ रही है यूपीआई के थ्रू, ये फंक्शंस बस फॉस्टर और मोर डिजिटल हो रहे हैं। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। तो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए गोल्ड मनी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। उसकी वैल्यू तो जनरली टाइम के साथ बढ़ती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड शायद कैश से बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू है। लेकिन यहाँ कैच है, क्या आप ग्रोसरी स्टोर जाकर एक गोल्ड कॉइन से दूध खरीद सकते हो? नहीं। मनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी लिक्विडिटी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है डेली ट्रांजैक्शंस के लिए। गोल्ड लिक्विड नहीं है। अच्छा, अगर यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ना होता तो क्या आफत आ जाती? क्योस हो जाता। आपको लाखों एक्सचेंज रेट्स याद रखने पड़ते। 1 car equals to 5,000 shirts, 1 shirt equals to 20 breads, 1 bread equals to 5 pencils. It's too complex. मनी वैल्यू के लिए एक कॉमन लैंग्वेज दे देता है।
तो तीनों फंक्शंस में से हाई इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा किस फंक्शन को हर्ट करता है? 100 रुपए से कल आप आज से कम सामान खरीद पाओगे तो आप उसे स्टोर करना नहीं चाहोगे। आप इसे या तो इमीडिएटली खर्च कर दोगे या किसी और एसेट में कन्वर्ट कर दोगे। व्हाट अबाउट क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, क्या वो ये तीनों फंक्शंस पूरे करते हैं? ये एक हॉट डिबेट है। अभी तक तो नहीं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होती है कि वो एक रिलायबल यूनिट ऑफ अकाउंट भी नहीं है। और वही वॉलेटिलिटी उन्हें एक बहुत रिस्की स्टोर ऑफ वैल्यू बना देती है। एग्जैक्टली। सो नॉट येट, शायद फ्यूचर में। इंडिया में यूपीआई के बूम ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को कैसे बदला है? इसने फिजिकल मनी की जरूरत को ड्रामेटिकली कम कर दिया है, एक्सचेंज को फास्टर, सेफर, कन्वीनियंट और ट्रेसेबल बना दिया है। ये एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन कैसे इवॉल्व हो रहा है। E-practice Q. Let's practice. The three functions of money are medium of exchange, unit of account, and store of value. Pause and practice saying. F mini recap. In short, मनी सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, ये वैल्यू भी मेजर करता है और हमें फ्यूचर के लिए सेव करने में हेल्प करता है। Cool ना? बिल्कुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Demand and supply of money. Broad micro team. Money and banking को आसानी से समझना. पैसे की मांग और पूर्ति, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। बी, शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि लोग अपने पास लिक्विड पैसा जैसे कैश या बैंक अकाउंट में क्यों रखना चाहते हैं, और सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, जिसे आमतौर पर सेंट्रल बैंक, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं। सी, रियल लाइफ एग्जाम्पल और माइक्रो स्टोरी। सोचो, किसी की मंथली इनकम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई तो वो ज्यादा खर्च करेगा, है ना? इसलिए वो अपने पास ज्यादा कैश रखेगा ट्रांजैक्शंस के लिए। ये है इनकम इफेक्ट ऑन मनी डिमांड। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट का क्या? अब सोचो बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंसान अपने एक्स्ट्रा कैश को घर पे रखने के बजाय बैंक में डाल देगा ताकि इंटरेस्ट कमा सके। यहाँ हाई इंटरेस्ट रेट ने कैश होल्ड करने की डिमांड कम कर दी। सिंपल। गॉट इट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डी, कंटेंट डिस्कशन 3.1.1, डिमांड फॉर मनी। लोग पैसा डिजायर क्यों करते हैं? इससे कोई डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन तो मिलती नहीं, आप इसे खा नहीं सकते, तो लोग इसे होल्ड क्यों करते हैं? मेन रीजन है ट्रांजैक्शंस। हमें चीजें खरीदने और सर्विसेज यूज करने के लिए पैसा चाहिए। हम जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं उतनी ज्यादा मनी की डिमांड होती है, और हम कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं ये हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। सो इनकम बढ़ने से मनी की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। जब आप कैश होल्ड करते हो तो आप वो इंटरेस्ट रेट गिव अप कर रहे हो जो आप उस पैसे को बैंक डिपॉजिट में या बॉन्ड खरीदकर कमा सकते थे। ये पैसा होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। राइट। तो जब इंटरेस्ट रेट्स यूपी जाते हैं, पैसा होल्ड करना महंगा हो जाता है। लोग कम पैसा होल्ड करना चाहते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये याद रखना। 3, 2, 2, सप्लाई ऑफ मनी। एक मॉडर्न इकोनॉमी में मनी का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, कैश प्लस बैंक डिपॉजिट्स। और इसे क्रिएट करने वाले सिस्टम में दो मेन प्लेयर्स हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके काफी सारे मेजर फंक्शंस हैं। 1, इशूज करेंसी, ये करेंसी नोट इशू करने की सोल अथॉरिटी है। 2, कंट्रोल्स मनी सप्लाई अपने टूल से, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के फाइनेंसेस मैनेज करता है। 4, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देश के फॉरेक्स को मैनेज करता है। और 5, बैंकर टू द बैंकिंग सिस्टम, मतलब ये बाकी सभी बैंक्स का बैंक है। बिल्कुल। और आरबीआई जो करेंसी इशू करता है उसे हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी कहते हैं। हाई पावर्ड क्यों? क्योंकि ये पूरे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का बेस है, इसमें पावर है। इनका मेन काम है पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना और उन फंड्स का एक हिस्सा बोरोवर्स को लेंड करना। वो डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट बोरोवर से चार्ज करते हैं। इस डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं और यही उनका प्रॉफिट है। और यहाँ आती है द स्टोरी ऑफ लाला द गोल्ड स्मिथ। सोचो, एक गांव में एक सुलार था लाला। लोग अपना गोल्ड उसके पास सेफ कीपिंग के लिए रखते थे और लाला बदले में उन्हें पेपर रिसीट्स देता था। धीरे धीरे लोगों ने गोल्ड के बजाय इन पेपर रिसीट से ही पेमेंट करना शुरू कर दिया। ये रिसीट्स ही मनी बन गए। अच्छा, हाँ। अब मानो लाला के पास 100 kgs गोल्ड डिपॉजिट हुआ। रामू उसके पास आता है 25 kgs गोल्ड का लोन मांगने। लाला सोचता है सारे डिपॉजिटर्स एक साथ तो अपना गोल्ड निकालने आएंगे नहीं, तो वो रामू को लोन दे देता है। ओके, तो रामू उस गोल्ड से अली को पे करता है और अली वही गोल्ड वापस लाला के पास डिपॉजिट कर देता है एक नई रिसीट के लिए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? अब इकोनॉमी में 125 kgs गोल्ड के बराबर पेपर रिसीट्स घूम रहे हैं, लेकिन लाला की तिजोरी में एक्चुअल गोल्ड अभी भी 100 kgs ही हैं। लाला ने क्रिएटेड मनी आउट ऑफ थिन एयर। मॉडर्न बैंक्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। सो मनी की डिमांड इनकम और इंटरेस्ट रेट से ड्राइव होती है, और मनी की सप्लाई आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स मिलकर करते हैं, जिसमें आरबीआई बेस मनी क्रिएट करता है और बैंक्स लाला की तरह उसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तुमने हाई पावर्ड मनी मेंशन किया,
ये इतना हाई पावर्ड क्यों है? क्योंकि आरबीआई के क्रिएट किए हुए हर ₹1 के बेस पर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट का यूज करके कई गुना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। इसमें मल्टीप्लाई होने की पावर है, समझे? अच्छा, तो अगर सारी डिपॉजिटर्स एक ही दिन बैंक से अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो क्या होगा? उस सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन। बैंक फेल हो जाएगा क्योंकि उसने ज्यादातर डिपॉजिट्स आगे लेंड कर दिए हैं और उसके पास सबको देने के लिए सफिशिएंट कैश नहीं होगा। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट ही सब कुछ है। लाला की स्टोरी में अगर लाला लोन नहीं देता तो मनी सप्लाई कितनी रहती? तो मनी सप्लाई उतनी ही रहती जितना गोल्ड डिपॉजिट हुआ था, सिर्फ 100 kgs के बराबर। लोन देने के एक्ट ने ही एक्स्ट्रा 25 यूनिट्स ऑफ मनी क्रिएट किए। दिस इज द एसेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आरबीआई के इतने सारे फंक्शंस में से मनी सप्लाई के लिए सबसे डायरेक्ट फंक्शन कौन सा है? इशुइंग करेंसी एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई थ्रू इट्स पॉलिसी टूल्स। ये दोनों लीवर्स हैं जो आरबीआई डायरेक्टली यूज करता है इकोनॉमी में मनी को मैनेज करने के लिए। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मनी है? एक्चुअली नो, दे आर टूल्स टू एक्सेस मनी। डेबिट कार्ड आपके बैंक डिपॉजिट को यूज करता है, जो कि मनी है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का इंस्टेंट लोन है। असली मनी तो करेंसी या बैंक डिपॉजिट ही है। E. Practice Q. Repeat with me. Demand for money is directly related to income and inversely related to the interest rate. चलो, practice करो. F. Mini recap. In short, people want money for transactions, and this demand is affected by income and interest rates. Banks, led by the RBI, create and supply this money. Okay, now for the most awaited topic. मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम, मनी मल्टीप्लायर। ब्रॉड माइक्रो थीम, मनी एंड बैंकिंग को आसानी से समझना। बैंक्स का जादू, हाउ बैंक्स क्रिएट मनी एंड द मनी मल्टीप्लायर। बी, शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। बैंक्स लिटरली पैसा क्रिएट करते हैं। कैसे? जब वो लोन देते हैं तो वो एक बैग कैश नहीं देते, वो बोरोअर के नाम पर एक नया डिपॉजिट अकाउंट खोल देते हैं। इससे इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। पर इसकी एक लिमिट है जिसे आरबीआई मनी मल्टीप्लायर के थ्रू डिसाइड करता है। C. Real life example और micro story. सोचो, आपने बैंक में ₹1000 डिपॉजिट किए। आरबीआई का रूल है कि बैंक को 10% यानी ₹100 एज रिजर्व रखना पड़ेगा। अब बैंक के पास ₹900 एक्स्ट्रा है। वो ये ₹900 किसी और को, से एक शॉपकीपर को लोन दे देता है। अच्छा। शॉपकीपर उन ₹900 को अपने सप्लायर को पे करता है और सप्लायर उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। अब सिस्टम में टोटल डिपॉजिट कितने हो गए? ₹1000 जो आपने जमा किए थे प्लस ₹900 जो अभी जमा हुए, टोटल ₹1900। मैजिक। और ये प्रोसेस चलता रहता है। डी, अब बैंक्स इसलिए लेंड कर पाते हैं क्योंकि वो इस assumption पे ऑपरेट करते हैं कि सारे डिपॉजिटर्स एक ही टाइम पर अपना सारा पैसा निकालने नहीं आएंगे। ये लाला की स्टोरी का मॉडर्न इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्जन है। बैकग्राउंड, व्हाई इट मैटर्स। इसे समझने के लिए एक सिंपल बैंक्स बैलेंस शीट को देखना जरूरी है। बैलेंस शीट एक फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड होता है। बैंक के लिए उसकी लायबिलिटीज वो हैं जो उसे दूसरों को देनी है, यानी पब्लिक के डिपॉजिट्स। और उसके एसेट्स वो हैं जो उसके पास हैं या दो दूसरों को उसे देने हैं, यानी उसने जो लोन्स दिए हैं और जो रिजर्व्स उसने रखे हैं। दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। कोर लॉजिक, द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस इन एक्शन। कोर लॉजिक, द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस इन एक्शन। चलो अज्यूम करते हैं कि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो CRR सेट किया है 20%। ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो बैंक्स को एज रिजर्व्स रखना कंपलसरी है, वो उसे लेंड नहीं कर सकते। ओके, 20% रिजर्व रखना होगा। अब वो बाकी के ₹80 लेंड कर सकता है। बैंक ये ₹80 जसपाल कौर को लेंड कर देता है। जसपाल इन ₹80 से अपने कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है, जो इस पैसे को वापस बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट कर देता है। अब बैंकिंग सिस्टम के लिए ये ₹80 एक नया डिपॉजिट है। बैंक को इस ₹80 का 20% यानी ₹16 रिजर्व रखना होगा और बाकी के ₹64 वो लेंड कर सकता है। मान लो ये ₹64 जुनैद को लोन मिलता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज। ये डिपॉजिट और लेंडिंग का साइकिल चलता रहता है। हर बार लोन का अमाउंट छोटा होता जाता है। ये प्रोसेस तब रुकेगा जब शुरू के ₹100 का कैश पूरी तरह से रिक्वायर्ड रिजर्व्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब टोटल डिपॉजिट्स ₹500 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ₹500 का 20% आएगा ₹100। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन। सो शुरू के ₹100 के डिपॉजिट ने टोटल ₹500 के डिपॉजिट्स क्रिएट कर दिए। ये है मनी मल्टीप्लायर का जादू और इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1 CRR। हमारे एग्जाम्पल में ये है 1 0.20 इक्वल्स 5। इसका मतलब हर ₹1 के रिजर्व से सिस्टम में ₹5 के डिपॉजिट सपोर्ट हो सकते हैं। CRR को कंट्रोल करके आरबीआई मल्टीप्लायर को कंट्रोल करता है और इस तरह बैंक्स की मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। Time for some cross questioning. ये पूरा सिस्टम थोड़ा रिस्की लगता है। क्या होगा अगर लोग लोन लेकर पैसा बैंक में डिपॉजिट ना करें और बस अपने पास कैश रख लें? बहुत अच्छा सवाल है। उसे कहते हैं लीकेज। अगर पैसा बैंकिंग सिस्टम से कैश के फॉर्म में लीक हो जाता है
तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कमजोर पड़ जाता है। ये प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन का पैसा घूमकर वापस सिस्टम में डिपॉजिट्स के फॉर्म में आए। अच्छा, तो अगर सीआरआर को घटाकर 10% कर दिया जाता तो मल्टीप्लायर कितना होता और शुरू के 100 रुपए से कितना टोटल डिपॉजिट बनता? चलो कैलकुलेट करते हैं। मनी मल्टीप्लायर होता 1 डिवाइडेड बाय 0.10 यानी 10 और 100 रुपए के डिपॉजिट से टोटल 1000 रुपए के डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाते हैं। देखा, सीआरआर में एक छोटा सा चेंज मनी सप्लाई पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। मैंने एसएलआर के बारे में भी सुना है। सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क है? दोनों रिजर्व्स ही हैं। सीआरआर वो कैश है जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो बैंक्स को अपने पास रखने होते हैं। एसएलआर वाले एसेट्स पर उन्हें थोड़ा रिटर्न मिल सकता है। रियल लाइफ में क्या ये प्रोसेस इतना ही स्मूथ और ऑटोमेटिक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है। रियल लाइफ में हो सकता है बैंक्स अपने सारे एक्सेस रिजर्व्स लेंड ना करें अगर उन्हें इकोनॉमी को लेकर डर हो या लोग लोन ही ना लेना चाहें। लेकिन ये मॉडल हमें क्रेडिट क्रिएशन का कोर लॉजिक परफेक्टली समझाता है। तो अगर आरबीआई को इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना है ताकि ग्रोथ बूस्ट हो तो उसे सीआरआर के साथ क्या करना चाहिए? यो सीआरआर को घटाना चाहिए। इससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, बैंक्स को लेंड करने की ज्यादा पावर मिलेगी जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। इफ प्रैक्टिस क्यू। चलो अब ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करो। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग इफ मिनी रिकैप। In short, banks create money by lending, and the amount they can create is determined by the RBI CRR through the magic of the money multiplier. Fantastic. अब देखते हैं कि आरबीआई ये सब कंट्रोल कैसे करता है। Policy tools to control money supply. Broad micro theme. Money and banking को आसानी से समझना। RBI के शक्तिशाली हथियार। Tools to control money supply. B. Short definition explanation. Reserve Bank of India (RBI) इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए कुछ पावरफुल टूल्स यूज करता है। इन्हें हम मोटा-मोटी 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स जो मनी के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स जो क्रेडिट के फ्लो को डायरेक्ट करते हैं। सी. रियल लाइफ एग्जाम्पल और माइक्रो स्टोरी। इमेजिन करो इकोनॉमी एक कार है और मनी सप्लाई उसका फ्यूल है। अगर कार बहुत धीरे चल रही है, रिसेशन, तो आरबीआई ज्यादा फ्यूल डालता है, मनी सप्लाई बढ़ाता है ताकि स्पीड पकड़े। और अगर कार बहुत फास्ट और डेंजरसली गर्म हो रही है, हाई इन्फ्लेशन, तो आरबीआई फ्यूल कम कर देता है, मनी सप्लाई घटाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। ये टूल्स इकोनॉमी के एक्सेलरेटर और ब्रेक्स हैं। कूल ना? डी. कंटेंट डिस्कशन। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। इसका मतलब जब किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से फंड नहीं मिलता तो वो आखिर में आरबीआई के पास जाता है। ये पोजीशन आरबीआई को पूरे बैंकिंग सिस्टम पर इमेंस पावर और कंट्रोल देती है। कोर लॉजिक, क्वांटिटेटिव टूल्स, द हेवी वेपन्स। 1. रिजर्व रेशियोज, सीआरआर, एसएलआर। ये हमने भी देखा। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है। बैंक्स को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ता है और वो कम लेंड कर पाते हैं। इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है। सीआरआर कम करने से इसका उल्टा इफेक्ट होगा। 2. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक्टिवली यूज होने वाला टूल है। ये आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त है टू इंक्रीज मनी सप्लाई। आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है। जब वो खरीदता है तो वो सेलर को पे करता है। ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट हो जाता है, रिजर्व्स बढ़ जाते हैं और इस तरह मनी सप्लाई बढ़ जाती है। टू डिक्रीज मनी सप्लाई, आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचता है। लोग और इंस्टीट्यूशंस उन्हें खरीदते हैं और आरबीआई को पे करते हैं। ये पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल जाता है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं और मनी सप्लाई कम हो जाती है। ओएमओ के 2 टाइप्स हैं। आउटराइट ओएमओ परमानेंट होता है, लेकिन ज्यादा कॉमन है रीपो ओएमओ। रीपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट। जब कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। वो आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचते हैं इस एग्रीमेंट के साथ कि वो उन्हें फ्यूचर में एक प्री डिसाइडेड प्राइस पर वापस खरीद लेंगे। अच्छा, एसेंशियली इट्स अ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। बिल्कुल। और जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई यह पैसा लेंड करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो इसका उल्टा है। जब आरबीआई को सिस्टम से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी होती है तो वो बैंक से बोरो करता है। जिस इंटरेस्ट रेट पर वो बोरो करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 3. बैंक रेट। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा तो बैंक्स के लिए बोरो करना महंगा हो जाएगा, वो कम लेंड करेंगे और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। आजकल रेपो रेट ही मेन पॉलिसी रेट है और बैंक रेट उसके साथ अलाइन रहता है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड कंक्लूजन। इनके अलावा क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं जैसे मॉरल सुएजन, जहां आरबीआई बैंक्स को परसुएड करता है कि कुछ सेक्टर्स को ज्यादा लोन दो। आरबीआई इन सभी टूल्स का मिक्स यूज करता है जिसमें रेपो रेट उसका की सिग्नलिंग टूल है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी का बैलेंस बना रहे। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चनिंग। रेपो रेट और बैंक रेट में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो आरबीआई के लेंडिंग रेट्स हैं।
रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए है और इसके लिए कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी जरूरी है। ये आजकल मॉनेटरी पॉलिसी का मेन सिग्नलिंग टूल है। बैंक रेट ट्रेडिशनली लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए था और अब ज्यादातर एक पीनल रेट की तरह यूज होता है अगर बैंक्स अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं करते। इन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीआई ये ट्रांजैक्शंस किसी एक बैंक के साथ अकेले में सीक्रेटली नहीं करता। ये ओपन मार्केट में होता है जहां कोई भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बॉन्ड्स को खरीद या बेच सकता है। इट्स ट्रांसपेरेंट। तो अगर देश में इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आरबीआई को रेपो रेट के साथ क्या करना चाहिए? आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। इससे बैंक्स के लिए आरबीआई से बोरो करना महंगा होगा। वो आगे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, लोग और कंपनीज कम लोन लेंगे, कम खर्च करेंगे और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने में हेल्प मिलेगी। क्या क्वालिटेटिव टूल्स क्वांटिटेटिव टूल्स जितने पावरफुल हैं? नहीं, नॉट रियली। क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे रीपो रेट और ओएमओ का डायरेक्ट और पूरी इकोनॉमी पर असर होता है। क्वालिटेटिव टूल्स ज्यादा परसुएसिव मेजर्स या नजेस की तरह हैं। उनका इफेक्ट ज्यादा टारगेटेड और इनडायरेक्ट होता है। आरबीआई ये बड़े डिसीजंस कब और कैसे लेता है? आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो हर 2 महीने में मिलती है। वो सारा इकोनॉमिक डेटा, इन्फ्लेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा एनालाइज करते हैं और फिर पॉलिसी रेट्स पर वोट करके डिसीजन लेते हैं। प्रैक्टिस क्यों? चलो प्रैक्टिस करें। टू रिड्यूस मनी सप्लाई, आरबीआई कैन इंक्रीज सीआरआर, सेल बॉन्ड्स इन ओएमओ और इंक्रीज द रेपो रेट। Pause and practice saying. Mini recap. In short, RBI acts like a thermostat for the economy, using tools like CRR, OMO, and repo rate to control the money supply and maintain economic stability. Fifth mini recap. डिटेल डाइव इनटू डिमांड फॉर मनी। ब्रॉड माइक्रो थीम, मनी एंड बैंकिंग को आसानी से समझना। पैसों की चाहत, द मोटिव्स फॉर डिमांडिंग मनी। बी, शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। लोग अपने पास लिक्विड मनी यानी कैश या बैंक अकाउंट में क्यों रखते हैं जबकि वो उसे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसके पीछे 2 मेन मोटिव्स हैं, द ट्रांजैक्शन मोटिव रोज के खर्चों के लिए और द स्पेक्युलेटिव मोटिव फ्यूचर में बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का वेट करने के लिए। इस प्रेफरेंस को लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं। डी, कंटेंट डिस्कशन। The transaction motive. हम मनी होल्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस करने के लिए। हमारी इनकम एक स्पेसिफिक टाइम पर आती है जैसे मंथली सैलरी, लेकिन हमारे खर्चे पूरे महीने कंटिन्यूअस होते हैं। हम कितना पैसा ट्रांजैक्शंस के लिए रखते हैं ये हमारे ट्रांजैक्शंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और इकोनॉमी में टोटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एमडीटी इज इक्वल टू केपीवाई, जहां पी प्राइस लेवल है और वाई रियल जीडीपी है। बेसिकली जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, वाई बढ़ता है या महंगाई बढ़ती है, पी बढ़ता है, लोगों को ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। द स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग मनी को एक एसेट की तरह भी होल्ड करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ हम वेल्थ को, मनी जो कोई इंटरेस्ट नहीं देता और बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट देते हैं कि बीच की चॉइस को समझेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। ये एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखना। जब मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की प्राइस नीचे जाती है। क्यों? सोचो एक बॉन्ड है जो अगले साल 100 रुपए देगा। अगर आज मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% है तो उसकी आज की प्राइस लगभग 91 होगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़कर 20% हो जाए तो उसकी आज की प्राइस गिरकर लगभग 83 रुपए हो जाएगी। तो रेट ऊपर, प्राइस नीचे, एंड वाइस वर्सा। लोग स्पेक्युलेट करते हैं। वो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ेगा तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे। राइट। इस कैपिटल लॉस से बचने के लिए वो अपने बॉन्ड्स अभी बेच देंगे और कैश होल्ड करेंगे। तो जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, जो यूजुअली तब होता है जब रेट्स बहुत लो होते हैं, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी हाई होती है। और इसका उल्टा, अगर लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिरेगा तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। ये कैपिटल गेन लेने के लिए वो अभी बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, जो यूजुअली तब होता है जब रेट्स बहुत हाई होते हैं, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी लो होती है। इससे एक एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा होती है जिसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा लो हो जाए कि सबको लगे कि अब तो ये बढ़ेगा ही, तो कोई भी बॉन्ड्स होल्ड नहीं करना चाहेगा। सब सिर्फ कैश होल्ड करना चाहेंगे। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इन्फिनिट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई अगर और पैसा सिस्टम में डाले तो भी इंटरेस्ट रेट और नहीं गिरता। तो टोटल डिमांड फॉर मनी एमडी इक्वल्स ट्रांजैक्शन डिमांड जो जीडीपी और प्राइसेस पर डिपेंड करती है, प्लस स्पेक्युलेटिव डिमांड जो इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली रिलेटेड है। एमडी इक्वल्स एमडीटी प्लस एमडीएस। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। तो सिंपल शब्दों में पैसा होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो इंटरेस्ट जो आप खो रहे हो। अपने ड्रॉर में 10,000 रुपए कैश रखकर आप वो इंटरेस्ट गिव अप कर रहे हो जो आप उसे बैंक एफडी में या बॉन्ड में डाल के कमा सकते थे। वही खोया हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट है। ओके, तो अगर मुझे अपने बॉन्ड्स पर एक बड़े कैपिटल लॉस का डर है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको अपने बॉन्ड्स बेचकर कैश होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब आपकी स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी।
आप गिरते हुए बॉन्ड प्राइस के रिस्क से बचकर कैश की सेफ्टी प्रेफर करोगे। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाता है? ऑलमोस्ट कुछ नहीं। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी अपने मिनिमम पर है और वो और नहीं गिरेगा। लोग सारा एक्स्ट्रा पैसा एब्जॉर्ब करके कैश के फॉर्म में होल्ड कर लेंगे क्योंकि वो इस एक्सपेक्टेशन में ट्रैप्ड हैं कि यहाँ से रेट सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड नॉमिनल जीडीपी पीवाई से ही क्यों रिलेटेड है? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमी में बनने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल मनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादा मनी वैल्यू का मतलब है या तो ज्यादा महंगे ट्रांजैक्शंस या ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। दोनों ही चीजों के लिए आपको ज्यादा मनी होल्ड करना पड़ेगा। क्या स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी स्टेबल होती है? बिल्कुल नहीं, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ये लोगों की फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है और एक्सपेक्टेशंस न्यूज और सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी बदल सकती हैं। इसीलिए तो इसे स्पेकुलेटिव कहते हैं। प्रैक्टिस क्यों? Practice this key idea. Bond prices are inversely related to the market interest rate. Pause and practice saying. Mini recap. In short, we hold money for daily transactions linked to GDP and for speculation inversely linked to interest rates. Mini recap. Various measures of money supply. Broad macro theme. Money and banking को आसानी से समझना। पैसे के रूप अनेक। M1, M2, M3, M4. Money supply measures. B. Short definition explanation. इकोनॉमी में टोटल मनी को मेजर करने के लिए आरबीआई 4 अलग-अलग क्लासिफिकेशंस यूज करता है। M1, M2, M3 और M4। ये क्लासिफिकेशन लिक्विडिटी पर बेस्ड है, यानी कौन सा एसेट कितनी आसानी से ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हो सकता है। D. कंटेंट डिस्कशन। पहले 2 की टर्म समझते हैं। हम जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स यूज करते हैं उन्हें फिएट मनी कहते हैं। उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कागज या मेटल की वैल्यू उनकी फेस वैल्यू से बहुत कम होती है। उनकी वैल्यू सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर या फिएट की वजह से है। और इन्हें लीगल टेंडर भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि देश का कोई भी सिटीजन इन्हें एक ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। कोर लॉजिक। द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1 नैरो मनी, ये सबसे लिक्विड मेजर है। M1 नैरो मनी। M1 इज इक्वल्स टू CU प्लस DD। M1 नैरो मनी। CU इज इक्वल्स टू करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। M1 नैरो मनी। DD इज इक्वल्स टू नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो, जैसे सेविंग्स या करंट अकाउंट से। M2 नैरो मनी। M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। M2 नैरो मनी। ये M1 से थोड़ा ब्रॉडर है। M3 ब्रॉड मनी। ये मनी सप्लाई का सबसे कॉमनली यूज होने वाला मेजर है। M3 ब्रॉड मनी। M3 इज इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। M3 ब्रॉड मनी। टाइम डिपॉजिट्स वो हैं जो एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक्ड होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स या FDs। M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहते हैं। M4 ब्रॉड मनी। M4 ब्रॉड मनी। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ चीजें जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़कर। M4 ब्रॉड मनी, ये सबसे ब्रॉड और सबसे कम लिक्विड मेजर है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड कंक्लूजन। तो लिक्विडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऐसे जाता है। M1 सबसे लिक्विड, M2, M3, M4 सबसे कम लिक्विड। ये अलग अलग मेजर्स आरबीआई को इकोनॉमी में लिक्विडिटी की एक डिटेल पिक्चर देते हैं, जिससे वो बेहतर पॉलिसी डिसीजंस ले पाता है। ज्यादातर एनालिसिस के लिए हम M1 और M3 पर फोकस करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन टाइम। इंटर बैंक डिपॉजिट्स यानी एक बैंक के दूसरे बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें मनी सप्लाई में क्यों नहीं गिनते? क्योंकि वो पैसा पब्लिक के लिए स्पेंडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। वो तो बस बैंक्स आपस में अकाउंट सेटल कर रहे हैं। उसे इंक्लूड करने से डबल काउंटिंग हो जाएगी और मनी सप्लाई का फिगर गलत आएगा। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में से ज्यादा लिक्विड कौन सा है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कोर्स, आप उसे चेक या ATM से कभी भी निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट FD एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लॉक्ड होता है, उसे जल्दी तोड़ने पर आमतौर पर पेनल्टी लगती है। M3 को ब्रॉड मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि M1 जो सबसे लिक्विड पैसा है के अलावा इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी शामिल हैं, जो लोगों की सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। ये इकोनॉमी में पोटेंशियल परचेजिंग पावर की एक ब्रॉडर यानी ज्यादा बड़ी पिक्चर देता है। फिएट मनी और मानो पुराने जमाने के सोने के सिक्के में मेन डिफरेंस क्या है? सोने के सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसमें लगे सोने की अपनी वैल्यू है। फियाट मनी की ऑलमोस्ट कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू पूरी तरह से गवर्नमेंट के प्रॉमिस और पब्लिक के ट्रस्ट पर टिकी है। अगर इकोनॉमी में अचानक कैश की कमी हो जाए तो कौन सा मेजर M1 या M3 आरबीआई को सबसे पहला और साफ सिग्नल देगा? M1 डेफिनेटली, क्योंकि M1 मनी के सबसे लिक्विड फॉर्म्स को ट्रैक करता है, करेंसी, CU और डिमांड डिपॉजिट्स DD। कैश की कमी M1 में एक ड्रॉप या स्लो ग्रोथ के रूप में तुरंत दिखेगी। E. Practice Q. Practice this sequence. M1 is the most liquid, M4 is the least liquid. Pause and practice saying. F. Mini recap. In short, RBI measures money in 4 ways: M1, M2, M3 and M4, from most liquid to least liquid to get a full picture of the economy. F. Mini recap. And now for our final topic, Demonetization in India. broad micro theme, money and banking को आसानी से समझना। अचानक फैसला, the story of demonetization। B. short definition explanation। डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा इनिशिएटिव था जो नवंबर 2016 में लिया गया।
इसके तहत पुराने 500 रुपीज और 1000 रुपये के नोट्स को लीगल टेंडर से हटा दिया गया, यानी उनकी वैल्यू एज मनी कैंसिल कर दी गई। डी, कंटेंट डिस्कशन, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके मेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे ब्लैक मनी और करप्शन से लड़ना, फेक करेंसी का सर्कुलेशन रोकना और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाना। कोर लॉजिक, द प्रोसेस। पुराने 500 रुपीज और 1000 रुपये के नोट्स जो उस टाइम सर्कुलेशन में करेंसी का लगभग 86% थे, उन्हें लीगल टेंडर से हटा दिया गया। 500 रुपीज और 2000 रुपीज के नए करेंसी नोट्स लॉन्च किए गए। पब्लिक को अपने पुराने नोट्स बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करने के लिए एक टाइम विंडो दी गई। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, इमीडिएट इफेक्ट्स, क्रिटिसिज्म। इसका इमीडिएट इंपैक्ट काफी डिस्ट्रप्टिव था। बैंक्स और एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लग गईं, सर्कुलेशन में करेंसी की शदीद कमी हो गई, जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में जो बहुत ज्यादा कैश डिपेंडेंट है। रियल वर्ल्ड इंपैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट्स, अप्रिसिएशन। दूसरी तरफ इसके कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हुए। इससे टैक्स कंप्लायंस बेहतर हुई क्योंकि बहुत सारा कैश बैंक्स में डिपॉजिट हुआ, जिससे वो ट्रेसेबल बन गया। इससे फाइनेंशियल सिस्टम की फॉर्मलाइजेशन हुई। बिल्कुल, बैंक्स में डिपॉजिट्स की बाढ़ आ गई, जिससे उन्हें ज्यादा लोन्स देने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिले, पोटेंशियली कम इंटरेस्ट रेट्स पर। और शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट, डिजिटल पेमेंट्स को एक मैसिव पुश मिला। एग्जैक्टली। कैश की कमी के कारण हाउस होल्ड्स और फर्म्स को कैश से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जैसे यूपीआई, कार्ड्स और वॉलेट्स पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने इंडिया की लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जर्नी को बहुत एक्सेलरेट कर दिया। डिमोनेटाइजेशन एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेप था। इसके शॉर्ट टर्म पेन्स जरूर थे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म गोल्स इकोनॉमी को क्लीन और फॉर्मलाइज करने के थे। इसका फुल इंपैक्ट आज भी इकोनॉमिस्ट के बीच डिबेट का विषय है। टाइम फॉर आवर फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग। डिमोनेटाइजेशन ने मनी सप्लाई के कौन से कंपोनेंट को डायरेक्टली अफेक्ट किया? प्राइमरीली सीयू, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो M1 का एक की पार्ट है। स्पेसिफिकली सीयू के अंदर 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट। ये इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन का कारण कैसे बना? जब लोगों ने अपना अनडिक्लेयर्ड कैश बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया, तो वो पैसा इनफॉर्मल अनअकाउंटेड सिस्टम से निकलकर फॉर्मल अकाउंटेड बैंकिंग सिस्टम में आ गया। इसी मूवमेंट को फॉर्मलाइजेशन कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट्स पर इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ? उनकी लायबिलिटीज अचानक से बहुत बढ़ गईं क्योंकि पब्लिक से डिपॉजिट्स बढ़ गए। इसे बैलेंस करने के लिए उनके एसेट्स भी बढ़े इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स हेल्ड विद द आरबीआई। बेहतर टैक्स कंप्लायंस से सरकार और पब्लिक को क्या फायदा होता है? ज्यादा टैक्स कंप्लायंस का मतलब है सरकार के लिए ज्यादा टैक्स रेवेन्यू। इससे सरकार पब्लिक सर्विसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च कर पाती है, जिसका फायदा सबको मिलता है। डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जो इतना बड़ा शिफ्ट हुआ, क्या वो एक प्लान्ड ऑब्जेक्टिव था या एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट? डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना हमेशा से सरकार का एक लॉन्ग टर्म गोल था, लेकिन इतना अचानक और इतना बड़ा शिफ्ट एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था। आप कह सकते हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट उस कैश की कमी का जो डिमोनेटाइजेशन ने क्रिएट की। वाओ, व्हाट अ जर्नी दोस्त। हमने बहुत कुछ कवर किया। चलो एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, मनी एंड बैंकिंग को आसानी से समझना। हियर आर द की टेकअवेज। मनी सॉल्व द बार्टर सिस्टम्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स प्रॉब्लम। इसके 3 की फंक्शंस हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। द डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन आवर इनकम फॉर ट्रांजैक्शंस और इंटरेस्ट रेट्स फॉर स्पेकुलेशन। मनी की सप्लाई आरबीआई क्रिएट करता है और कमर्शियल बैंक्स उसे मल्टीप्लाई करते हैं। बैंक्स क्रिएट मनी यूजिंग द मनी मल्टीप्लायर 1 CRR। CRR जितना कम होगा, वो हर रुपए के रिजर्व से उतना ही ज्यादा पैसा बना पाएंगे। The RBI controls the money supply using powerful tools जैसे CRR, open market operations और main policy rate, the repo rate. People hold money for transactions and speculation. बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप याद रखना, वही स्पेकुलेटिव डिमांड को ड्राइव करता है। Money is measured in different ways. M1, M2, M3, M4 लिक्विडिटी के बेसिस पर। M3 ब्रॉड मनी का सबसे कॉमन मेजर है। डिमोनेटाइजेशन वाज अ मेजर स्टेप इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने और ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए, जिससे डिजिटल पेमेंट्स को एक बहुत बड़ा पुश मिला। अब आपकी बारी। चलो देखते हैं कितना याद हुआ। इन पॉइंट्स को जोर से बोलने की कोशिश करो। अब आपकी बारी। चलो देखते हैं कितना याद हुआ। इन पॉइंट्स को जोर से बोलने की कोशिश करो। 1. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को अपने एग्जाम्पल से समझाओ। अब आपकी बारी। चलो देखते हैं कितना याद हुआ। इन पॉइंट्स को जोर से बोलने की कोशिश करो। 2. मनी के 3 फंक्शंस क्या हैं? हर एक का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दो। अब आपकी बारी। चलो देखते हैं कितना याद हुआ। इन पॉइंट्स को जोर से बोलने की कोशिश करो। 3. एक हाई इंटरेस्ट रेट कैश होल्ड करने के आपके डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है? अब आपकी बारी। चलो देखते हैं कितना याद हुआ। इन पॉइंट्स को जोर से बोलने की कोशिश करो। 4. एक सेंटेंस में मनी मल्टीप्लायर क्या है? अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन से लड़ना है तो वो रेपो रेट के साथ क्या करेगा? अब आपकी बारी। चलो देखते हैं कितना याद हुआ। इन पॉइंट्स को जोर से बोलने की कोशिश करो। 6. M1 और M3 में मेन डिफरेंस क्या है? और ये रहा आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज। अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को 2 मिनट में समझाओ कि बैंक्स पैसा कैसे बनाते हैं, लाला द गोल्डस्मिथ की स्टोरी यूज करके। देखो आसान भाषा में समझा पाते हो या नहीं। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग सेशन यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको उतना ही मजा आया जितना हमें आया। अगर इससे आपके दिमाग की बत्ती जली तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Keep that curiosity alive and don't forget to hit subscribe। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो
और हमें अगले इनक्रेडिबल नॉलेज एडवेंचर के लिए ज्वाइन करो। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।